साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे जैविक खेती के बारे में। जैविक खेती क्या है, ये कैसे होती है, क्या इसके आउटपुट हैं और वर्तमान में परिस्थिति क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि वर्तमान में अधिकतर किसान रासायनिक खेती या आधुनिक खेती कर रहे हैं। रासायनिक खेती, आधुनिक खेती ने जितना उत्पादन बढ़ाया, जितना हमारे लिए भोजन दिया, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा उसने नुकसान किया। आप जानते हैं कि 1967 में हरित क्रांति आई थी। उस समय आवश्यकता थी कि हमारी जो पॉपुलेशन है, जनता है, उसको पेट भरना है। हमारी जनता पॉपुलेशन बढ़ रही थी और उसका पेट भरने के लिए हमको एक ऐसी टेक्निक की ज़रूरत थी जिससे कि हमारा उत्पादन बढ़े। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में ये सब हुआ और बाहर से उस समय कुछ नए किस्म के बीज आए जिनको कि हम गेहूं के साथ ये हरित क्रांति शुरू हुई। जैसे नरमारुजा है, सोनालिका है, इस तरह की जो वैरायटी हैं उन्होंने उत्पादन बढ़ाया और उसके साथ साथ आए हमारे फर्टिलाइज़र्स। और अगर उस समय के किसान की स्थिति हम देखें तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना उनके लिए आसान नहीं था। जब गवर्नमेंट के अधिकारी लोग जो कि इसको एक्सटेंशन कर रहे थे वो किसान के पास जाते थे तो उनको ऐसा महसूस होता था कि ये जहर है और इसको हमें नहीं डालना है, लेकिन उनको प्रेशर था, चूँकि उत्पादन बढ़ाना था, इसलिए उन्होंने उसका एक्सपेरिमेंट किया और किसी भी खेत के किसी एक पार्ट में उसको डाल दिया। जब उसका रिज़ल्ट आया दूसरे तीसरे दिन, आप जानते हैं कि यूरिया का उस समय बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता था, क्योंकि ज़मीन के अंदर ज़मीन की सेहत बहुत अच्छी थी। तीसरे दिन चौथे दिन जब देखा कि फसल, उस पार्ट की फसल जो है बहुत अच्छी है, तो किसान को दिखाया जाता था। किसान फिर एग्री हुआ धीरे धीरे और यूरिया, डीएपी और उसके साथ साथ फिर पेस्टिसाइड्स भी आने लगे। क्योंकि जब केमिकल फर्टिलाइजर्स डलते हैं तो उसमें हाइब्रिड सीड्स का जो ऐसे बीज जिनका उत्पादन ज़्यादा है उनका इस्तेमाल किया जाता है और एक चक्रव्यूह है जिसमें किसान फंसता चला जाता है। नो डाउट उस समय उत्पादन बहुत अच्छा था, 15-20 साल अच्छा उत्पादन उन बीजों ने, उन फर्टिलाइजर्स ने दिया। लेकिन धीरे धीरे ज़मीन, क्योंकि ज़मीन बहुत अच्छी थी उस समय, ज़मीन का जीवांश कार्बन बहुत अच्छा था, उसके बाद 20 या 25 साल के बाद फिर डेप्लीशन शुरू हो गया और ये कंडीशन आई कि धीरे धीरे लागत बढ़ी, बीमारी कीट बढ़े और उत्पादन भी एक एक्सटिंक्ट हो गया, वहीं रुक गया। आज भी वही स्थिति बनी हुई है। हम लोग देखें तो जो भी खेती आज हो रही है वो कहीं ना कहीं मिट्टी, पानी, हवा और हमारे एनवायरनमेंट को प्रदूषित करती है। इसको केवल और केवल जो हमारी पुरानी टेक्निक थी उसी से ही रिप्लेस कर सकते हैं, जिसको कि हम जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, ऋषि खेती या जैव गति की खेती, बायोडायनामिक फार्मिंग, होमा फार्मिंग, अनेक नामों से जानते हैं। और ये जो टेक्निक है ये इको फ्रेंडली है, प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है, जिसमें केवल और केवल ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल होता है जो पशु और जो हमारे पेड़ पौधे हैं इन्हीं को फॉर्मुलेटेड करके अनेक प्रकार के तरल खाद बनते हैं, पेस्टिसाइड्स बनते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल हमारी खेती में होता है। ये जैविक खेती है, यानी कि एक ऐसी विधा जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता हो और मिट्टी, पानी, हवा को शुद्ध करने के लिए या वो उनकी क्वालिटी बनी रहे उस पर फोकस होता है। अब इसको करने के लिए हमें क्या चाहिए? आज एक भ्रांति है कि जो रासायनिक खेती कर रहे हैं उनको लगता है कि यदि हम इस तरफ जाते हैं तो हमारा उत्पादन गिर जाएगा। एक सीधा सा सवाल उनका होता है, लेकिन इसका एक रास्ता है जो मेरी नज़र में है। रास्ता ये है कि हमें जिस तरह की खेती हो रही है, नो डाउट हमें उत्पादन नहीं गिराना है, लेकिन अगर एक किसान के पास में 50 बीघा खेती है या 10 एकड़ खेती है तो वो 1-2 एकड़ को अपने खाने के लिए शुरुआत में प्योर कर ले और बाकी को संतुलित पे ले जाए। संतुलित का मतलब है कि उस खेती में केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स कम कर दे और उसके साथ साथ जो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, जो कि ऐसे इनपुट्स हैं जो हमारी ज़मीन को सही करते हैं, ज़मीन का जीवांश कार्बन बढ़ाते हैं, ज़मीन के मित्र जीवों की संख्या बढ़ाते हैं और उस खेती को शुद्धता की तरफ ले जाते हैं, उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दे। तो मैं ये समझता हूँ कि 1.5 से 2 साल 3 साल में वो जो खेती है जिसको हमने बिगाड़ा है वो अपने रूप में आना शुरू हो जाएगी और
एक प्रकृति का जो सिस्टम, एक बैलेंस है, वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। अगर हम ऐसा करते हैं या कोई भी किसान ऐसा करता है तो निश्चित रूप से वो 2 या 3 साल बाद पूर्ण रूप से अपने खेत में जैविक खेती कर सकता है। ये एक उस तरफ जाने का एक रास्ता है। अब इसको करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, अलग अलग पद्धतियां हैं। हम देखते हैं कि सुभाष पालेकर जी गाय आधारित पद्धति पे काम करते हैं। उनका मानना है कि जो देसी गाय है वो हमारी संस्कृति में थी पहले से। जब श्री कृष्ण भगवान थे तो उनके पास हज़ारों गायें थीं। वो सब हमारी देसी ट्रेडिशनल वैरायटी थी, जैसे साहिवाल है, सिंधी है, गिर है, थारपारकर है। ये सारी वैरायटी जो हैं ऐसी हैं जिनका जो चीज़ें वो देती हैं, गोबर, गौमूत्र, दूध, घी, ये सब जो है अमृत है। और शास्त्रों में कहा गया है कि हमारे जो देसी गाय है उसमें जितने भी देवता हैं वो सब वास करते हैं। और यदि उससे बने हुए इनपुट्स का हम अपनी खेती में इस्तेमाल करते हैं तो हमारा उत्पादन भी बढ़ता है और साथ में ज़मीन की कंडीशन भी बढ़ती है। तो ये सुभाष पालेकर जी का मानना है। दूसरे हैं एक वर्ल्ड वाइड टर्म है जिसको हम जैविक खेती कहते हैं। यानी सुभाष पालेकर की जो पद्धति है वो प्राकृतिक खेती हमारे भारत में उसी नाम से पुकारी जाती है। जैविक खेती एक वर्ल्ड वाइड टर्म है जो कि पूरे संसार में इसी से उसको पुकारा जाता है। और जैविक खेती में बाहर से भी इनपुट लिया जाता है, कुछ अपने पास से भी तैयार करते हैं। मतलब मिला जुला अप्रोच रहती है। जिस भी तरीके से हम अपनी ज़मीन को, मिट्टी को, फसल को सही कर सकते हैं उसी तरीके से हम उन आदानों का इस्तेमाल जैविक खेती में करते हैं। इसके अलावा ताराचंद बेल जी हैं, उनकी भी अपनी टेक्निक है। वो एनर्जी को चेक करते हैं, एनर्जी हमारी बढ़नी चाहिए। हमें प्रेयर करनी चाहिए कि हम कोई भी काम करने जा रहे हैं, फसल का बीज बोने जा रहे हैं या कोई बीज स्प्रे करने जा रहे हैं, तो हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि जो हम काम करने जा रहे हैं उसमें वो हमारी मदद करे। इसके साथ साथ उनका फोकस है कि पॉजिटिव एनर्जी जो है वो हमारी फसल में, मिट्टी में आनी चाहिए। तो सबकी अपनी अपनी टेक्निक्स है, लेकिन मेरा मानना जहाँ तक है कि जैविक खेती करने के लिए या ऐसी खेती, इसको हम जैविक खेती ना कह करके प्रकृति प्रेमी खेती कह सकते हैं। इस खेती को करने के लिए शुरुआत में जो मैंने बताया कि संतुलित करें, और उसके बाद जो प्योर कर रहे हैं उस प्योर में हम फोकस करें 4 चीज़ों पे। 4 चीज़ें यदि हम ठीक से देख लेते हैं तो हमारी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। सबसे पहला होता है हमारा बीज और पौध। जहाँ से भी हम बीज ले रहे हैं, पौध ले रहे हैं, वो हमारा सही हो, और कोशिश करें कि हाइब्रिड या टर्मिनेटर सीड या जीएम फूड ना हो, जीएम सीड्स ना हो। देसी बीजों का इस्तेमाल करें, क्योंकि जैविक खेती में देसी बीज का ही इस्तेमाल होता है। देसी बीज में वो ताकत होती है, वो इंटरनल पावर होती है जो कि बीमारी और कीट को कंट्रोल करती है, और स्वाद भी उसके अंदर ज़्यादा होता है। नो डाउट कि उत्पादन थोड़ा कम होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उत्पादन बहुत ज़्यादा कम होता है। अगर देसी तरीके से अच्छी वैरायटी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उत्पादन भी बना रहता है। मतलब क्वालिटी भी हमारी अच्छी, बीमारी कीट भी नहीं लगेगा, और साथ में पैदावार भी हमारी अच्छी होगी। दूसरी बात, ऐसे पौध आप जहाँ से ले रहे हैं वो ऑथेंटिक जगह हो, सही हो, स्वस्थ हो, बीमार ना हो, और बीज को, पौध को उपचारित करें। उपचारित करने के लिए बहुत सारे सिस्टम हैं। हम बात करते हैं बायो फर्टिलाइज़र की, बायो पेस्टिसाइड की, उनसे आप कर सकते हैं। हम गौमूत्र से कर सकते हैं, जीवामृत से कर सकते हैं, जितने भी तरल खाद है उनसे कर सकते हैं। और कुछ भी ना हो तो मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। हमारे सभी के घर में लस्सी होती है, दही जिसको बोलते हैं, छाछ बोलते हैं गाँव में, उसको आप ले लीजिए और किसी भी बीज पर आप थोड़ा सा गुड़ मिला करके उसको मिक्सअप कर दीजिए बुआई से 2 घंटे पहले या शाम के समय, अगर हमें अगले दिन बुआई करनी है तो। उससे उपचारित करने से हमारा जमाव भी अच्छा रहेगा, बीमारी मुक्त रहेगा, और जर्मिनेशन परसेंटेज बहुत अच्छा आएगा। बीज और पौध को उपचारित करने के बाद हम बात करते हैं फसल पोषण की। मिट्टी को उपचारित कर सकते हैं। मिट्टी को उपचारित करने के लिए हम ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, इस तरह के बायोपेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि नहीं है तो कुछ ऐसे जो देसी गाय के गोबर और मूत्र से बनता है, उससे भी हम बीज को, ज़मीन को उपचारित कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर सारे मित्र जीव होते हैं। जैसे हम जीवामृत की बात करते हैं तो जीवामृत के अंदर करोड़ों प्रकार के जीवाणु होते हैं, और ऐसे फंगस होती हैं जो कि हमारी ज़मीन के लिए ज़रूरी हैं। ऐसे जीवाणु होते हैं जो हमारी ज़मीन के लिए आवश्यक हैं। इनको हम रसोइया के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसे रसोइया हैं जो ज़मीन, पौधे को भोजन बना के तैयार करके देते हैं। जीवामृत में आप जानते हैं ये सब यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। आप 10 किलो गोबर लीजिए, 10 लीटर गौमूत्र लीजिए, 1 किलो बेसन, गुड़ और 1 किलो मिट्टी लीजिए। 5 चीज़ों को मिक्स करके
200 लीटर के ड्रम में आप इससे बीज उपचारित करें, ज़मीन उपचारित करें, और चाहे तो सिंचाई के साथ आप इसको सीधे भी चला सकते हैं। यदि फसल में कमजोरी है, पीलापन है, तो स्प्रे भी कर सकते हैं। छान के आधा पानी और आधा ये मिलाइए और स्प्रे कर दीजिए। तो मिट्टी को उपचारित करने के साथ साथ फिर फसल पोषण की बात आती है। तो फसल पोषण में आप जो आपको मिलता है, जिस तरीके से भी आप करना चाहते हैं, अगर आपके पास गोबर है, देसी गाय का है या नॉर्मल है, तो आप कुछ नहीं तो एक सिंपल हौदी बना लीजिए। हौदी में गोबर डालिए, ताज़ा या 2-3 दिन पुराना, और उसके साथ जो भी गौमूत्र वगैरह है वो भी डाल सकते हैं। किचन का वेस्ट निकलता है वो आप उसमें डाल सकते हैं। जो भी फसल का अवशेष है वो सब डाल दीजिए, और सीधा पानी का जो बहाव है वो उसके अंदर छोड़ दीजिए। वो घुलेगा, और जैसे बायोगैस स्लैरी होती है, इस टाइप का लुगदी टाइप की बनेगी, और सीधा सिंचाई के साथ चला दीजिए। जहाँ जहाँ वो गोबर जाएगा देसी गाय का, वहाँ वहाँ जो ज़मीन के मित्र जीव हैं वो सब जिंदा होने लगेंगे। ज़मीन की गहराई में जो चले गए हैं वो वापस आने लगेंगे जड़ क्षेत्र में काम करने के लिए, और एक ऑटोमेटिकली एक ज़मीन के अंदर एक बैलेंस क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो इसके साथ साथ वर्मी कंपोस्ट है, घन जीवामृत है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे तरल खाद हैं, सूखे खाद हैं, जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाडेप कंपोस्ट है, सफल कंपोस्ट है, आजकल बहुत अच्छा है वेस्ट डिकम्पोजर जो एनसीएफ ने डेवलप किया है, पूसा कैप्सूल हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि जो जैसे गोपाल भाई सुथारिया हैं, जो कि अहमदाबाद में गिर गौशाला है, उन्होंने एक डेवलप किया है गौ कृपामृतम, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब है फसल पोषण, ज़मीन को, फसल को जब अच्छी चीज़ें मिलेंगी तो जड़ क्षेत्र में जीवाणु काम करेंगे, रूट डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, पौधा स्वस्थ होगा, तना मजबूत होगा, और फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी होगी। मतलब कंप्लीट फूड जब उसको मिलेगा तो किसी भी केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ से वो सब कुछ मिल जाएगा। इस धरती में अन्नपूर्णा है, धरती अन्नपूर्णा माना जाता है धरती को, इसके अंदर सब कुछ मौजूद है। बस हमको वो तरीके अपनाने हैं जिस तरीके से पौधा उसको ले सके। उन रसोइयों को डेवलप करना है, उन जीवाणुओं को, मित्र जीवों को डेवलप करना है जो हमारी ज़मीन के अंदर ख़त्म हो चुके हैं। वैज्ञानिक लोग मानते हैं कि 1 ग्राम मिट्टी में 2 अरब से भी ज़्यादा मित्र जीव होने चाहिए। मित्र जीव माने एक्टिनोमाइसिटीज़, जीवाणु, फंगस, प्रोटोजोआ, ये सारे जो हैं सब मित्र जीव हैं जिनको आप खुली आंख से नहीं देख सकते हैं। केंचुआ हमारी ज़मीनों में ख़त्म हो गया है, उसको दोबारा रिवाइव करने की ज़रूरत है। तो फसल पोषण इस तरीके से करें। उसके बाद फसल सुरक्षा की बात आती है। फसल सुरक्षा करने के लिए बहुत सिंपल तरीके हैं। अगर हम कीट को रोकने की बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो जब हम जैविक खेती करने लगते हैं तो हमारे एक प्रकृति में एक जो सिस्टम है वो बैलेंस होना शुरू हो जाता है। आप देखते हैं कि कोई भी फसल को खाने वाला जो कीट है उसको खाने के लिए परभक्षी और प्रीडेटर्स मौजूद हैं, यानी कि उन जीव जीवस्य भोजनम, आप इस भाषा में बात कर सकते हैं कि एक कीट को खाने के लिए दूसरा कीट मौजूद रहता है। लेकिन जब हम केमिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसमें उनका वो एनवायरनमेंट वहाँ पर नहीं मिलता जिसकी वो वहाँ से रिमूव होते चले जा रहे हैं। उनको वापस लाने के लिए आपने देखा होगा पहले तने से भी कटफोड़ा एक चिड़िया हुआ करती थी जिसकी लंबी चोंच हुआ करती थी, वो आज दिखाई नहीं देती है। वो तने से भी सूंडी निकाल के खा जाती थी। तो ये सब हमारे खेत में पहले पेड़ हुआ करते थे, पेड़ों पे चिड़िया बैठा करती थी, वो सब सिस्टम ख़त्म कर दिया हमने, पूरे खेत को क्लीन चिट कर दिया है। जबकि जैविक खेती का मानना है कि मल्चिंग बहुत ज़रूरी है, ज़मीन को ढक के रखें जिससे कि नमी भी बनी रहती है, खरपतवार भी नहीं होता है और ज़मीन के मित्र जीव काम करते हैं। तो फसल पोषण के साथ जो फसल का सुरक्षा है उसमें हम बहुत सारे सिंपल तरीके अपना सकते हैं। जैसे मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। जैसे हमने देखा होगा कि सब्जियों में या अन्य फसलों में सकिंग पेस्ट आते हैं, एफिड, थ्रिप्स, जैसिड, वाइट फ्लाई। इनको कंट्रोल करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। आप कोई भी पीले रंग का प्लास्टिक का कार्ड लीजिए, उस पर तारपीन का या ग्रीस लगा दीजिए और उसको खेत में लगा दीजिए। जितने भी सकिंग पेस्ट हैं वो सब उस पर आ जाएंगे। नीले रंग के लगा सकते हैं, वाइट कलर के लगा सकते हैं, गुलाबी रंग के लगा सकते हैं। ये सब अलग अलग तरह के जो सकिंग पेस्ट हैं उनको कंट्रोल करने के लिए होते हैं। ऐसे ही लाइट ट्रैप है। आपने एक सिंपल बल्ब लिया, ऊपर टांग दिया, नीचे ड्रम रख दिया, उसमें पानी भर दिया और उसमें मिट्टी का तेल या कोई भी कीटनाशक डाल दिया। शाम के समय 3 घंटे उसको जलाना होता है। जितने भी कीट की अवस्थाएं वहाँ पे मौजूद हैं, मेल फीमेल हैं, वो सब उसके आसपास आएंगे, गिर के मर जाएंगे। इन तरीक़ों से हम बहुत आसानी से कीट कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे ही आपका फेरोमोन ट्रैप्स हैं। फेरोमोन ट्रैप जो है बहुत आसान तरीका है। जैसे फल मक्खी है या बैंगन का कीट है
या टमाटर की सूंडी है, इनके जो मेल फीमेल हैं, जो इनकी अवस्थाएं हैं, आपने देखा होगा कि 4 अवस्थाओं में कीट होते हैं। अंडा होता है, लार्वा होता है, पीपा होता है, मेल फीमेल होता है। ये चारों अवस्थाएं एक ही टाइम पर रहती हैं, लेकिन जब हम ये एक्टिविटी करते हैं, लाइट ट्रैप लगाते हैं, तो वहाँ पे आते हैं और गिर के मर जाते हैं। ऐसे ही जो फल मक्खी है या बैंगन की सूंडी है, उसके लिए फेरोमोन ट्रैप्स आते हैं, यानी कि इनका एक मैटिंग करने का एक टाइम होता है। तो फेरोमोन क्या है? एक गंध है। ये फीमेल को अट्रैक्ट, मतलब फीमेल मेल को अट्रैक्ट करता है। फीमेल एक गंध छोड़ती है और मेल उस पर आता है, उस गंध को सूंघ करके और फिर मैटिंग करता है। ऐसे ही फेरोमोन में क्या होता है कि पर्टिकुलर कीट का एक गंध होती है, जो कि आज मार्केट में मिल जाती है। आप बाज़ार से लाइए, या एक मिथाइल यूजिनोल करके एक कीट होता है, इंसेक्ट, मतलब एक केमिकल होता है, जिसको एक किसी भी फोम में या गत्ते में उसको डिप कीजिए, बोतल में रख दीजिए, बोतल में ऊपर छिद्र कर दीजिए, और नीचे जैसे ही उसकी महक आएगी फेरोमोन की, वो मेल जो है सारे उसमें इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे। आप जैसे ही करना शुरू करेंगे तुरंत इकट्ठा हो जाएंगे, जितने भी आसपास कहीं भी होंगे। तो आपका जब फल टेढ़ा होता है या छिद्र हो जाता है फल के अंदर, बैंगन में, खीरा में आपने अक्सर देखा होगा, वो फल मक्खी ही करता है। तो इस तरह से भी कीटों को कंट्रोल कर सकता है। कैसे ही गन्ने में बोरर्स आते हैं बहुत सारे, धान में तना छेदक होता है। जितने भी तना छेदक या इस तरह के कैटरपिलर्स हैं, उनको हम ट्राइकोकार्ड्स, एक ततैया होता है, मतलब ट्राइकोग्रामा, जपोनिकम, कई सारी स्पीसीज होती हैं उसकी, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने खेत में लिया, वो मार्केट में आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में या कुछ कंपनीज भी बना रही हैं इसको, एक कार्ड होता है, उस पर 20,000 अंडे होते हैं, और वो चौकोर एक बॉक्स होता है, उसमें फिट होते हैं उनके अंडे। उसको ग्रो किया जाता है उन अंडों को कॉर्सायरा के कीट के अंडों के ऊपर, तो उन अंडों को उस पर चिपका दिया जाता है। आप 2 या 3 कार्ड जो है पर एकड़ के हिसाब से उनको काटिए और स्टेपल कर दीजिए। उनसे ततैया निकलेगा 3 से 4 दिन में। वो जो ततैया है फीमेल होती है, और जहाँ भी कीट के अंडे हैं वहीं पे जाएंगे और उन अंडों में अपने अंडे दे देंगे, यानी कि वो एग पैरासिटॉइड हैं, अंड परजीवी बोलते हैं उनको। इस तरीके से भी आप कीट को कंट्रोल कर सकते हैं। वहाँ से वो ततैया निकलेगा, उसका जो मेन नुकसान करने वाला जो कीट है वो नहीं निकलेगा। तो ये कीट को कंट्रोल करने का सिस्टम है। ऐसे ही अगर अब बीमारी कोई आती है तो सबसे पहले तो फसल पोषण का हमें ध्यान देना होता है, क्योंकि बीमारी जो आती है, आपने देखा होगा, जो कुछ तत्व ऐसे हैं जिनकी कमी से बीमारी आती थी, वो कमी है फसल के अंदर, तो वो बीमारियां आएंगी। जैसे कि कॉपर है, जिंक है, मैग्नीज है, सल्फर है, ये 4-5 तत्व इस टाइप के हैं कि जिनकी कमी से बीमारी आती है। आपने यदि फसल पोषण पूरा किया है तो इन तत्वों की कमी नहीं होगी, बीमारी कम आएगी। फिर भी यदि आ जाती है तो बहुत सिंपल तरीका है, आप जो है छाछ लीजिए 5-7 दिन 10 दिन पुरानी छाछ में, एक मटके में छाछ को भर लीजिए और उसमें कॉपर का कोई भी टुकड़ा डाल दीजिए। 10 से 15 दिन सड़ाइए उसको, और छान करके 10 लीटर पानी में 100 ml से लेके 200 ml तक आपको डालना होता है। अगर ज़्यादा अटैक है तो 200 ml, नहीं तो 100 ml काफ़ी है। उसको 10 लीटर पानी में इस तरीके से, इस फॉर्मुलेशन में स्प्रे कर दीजिए। आपका कहीं भी किसी भी तरह की फंगस है वो कंट्रोल हो जाएगी। इसके अलावा कुछ गौमूत्र से के फॉर्मुलेशंस भी बनते हैं, जैसे 10 पर्णी अर्क है, वो कीट और बीमारी दोनों को कंट्रोल करता है। नीमास्त्र है, वो कीटों को कंट्रोल करता है। ब्रह्मास्त्र है, वो कीट और बीमारी दोनों को कंट्रोल करता है। कुछ देसी फॉर्मुलेशंस हैं, ऐसे पौधे जो ऐसे पौधे जिनको पशु नहीं खाते हैं, उनका हम 10 पर्णी अर्क या इस तरह के जो फॉर्मुलेशंस हैं उनमें इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि हमको 4 चीज़ों पे फोकस करना होता है जैविक खेती में, और कुछ देसी और फिजिकल मेथड्स हैं, इन मेथड्स के थ्रू हम उसे कंट्रोल आसानी से कर सकते हैं। मेन फोकस हमने अपनी ज़मीन को ठीक करना है, जीवांश कार्बन को बढ़ाना है। जीवांश कार्बन जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, 5% तक जीवांश कार्बन होना चाहिए। यहाँ मैं एक बात और बता दूं कि जो हमारे ज़मीन का कंपोजिशन है वो बहुत सिंपल है, और 4 चीज़ें उसमें होनी चाहिए। 25% हवा, 25% पानी, 45% मिनरल्स और 5% जीवांश कार्बन। जीवांश कार्बन आज बहुत कम है, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5%, बस इतना है। बहुत अच्छी ज़मीन है तो 0.5 तक मिलता है। वैज्ञानिक मानते हैं तो कम से कम 0.8% होना चाहिए। लेकिन जितना ये बढ़ता चला जाएगा, 1%, 2%, 3%, 4%, समझिए कि आपकी ज़मीन में मित्र जीवों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। एक ज़मीन के अंदर बैलेंस होता चला जाएगा, बायोलॉजिकल एक्टिविटी होना शुरू हो जाएंगी, और फसल पोषण और बीमारी को कंट्रोल करने वाली चीज़ें जो मित्र जीव हैं वो सब वहाँ पर इकट्ठे होते चले जाएंगे। एक टाइम आएगा कि आपकी फसल का उत्पादन बढ़ता चला जाएगा,
पूरा मिट्टी, पानी, हवा सब शुद्ध होता चला जाएगा। यही जैविक खेती का एक उद्देश्य है। तो इस प्रकार से हम जैविक खेती कर सकते हैं, और जो रासायनिक खेती करते हैं उनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा उत्पादन कम हो जाएगा। अगर आप सही टेक्निक इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। और आने वाला समय में आप देख रहे हैं कि आजकल सब्सिडी फर्टिलाइज़र्स पर हट रही है। इसके साथ साथ सरकार भी चाहती है, 16 दिसंबर को मोदी जी ने कहा था कि हमको प्राकृतिक खेती पर जाना है, मतलब ऐसी खेती, होलिस्टिक अप्रोच वाली खेती पर जाना है। तो कोई रास्ता बचता नहीं है हमारे सामने। आप अभी से शुरू कर देंगे तो हम आने वाली संतति को ज़िंदा रख पाएंगे। जब देखिए हमारा देश कृषि प्रधान देश है, 70 से 80% जो पॉपुलेशन है या हमारा जो वर्क है वो खेती पर ही होता है। हमारे यहाँ की क्लाइमेट पूरे विश्व में सबसे अच्छी है, सारी फसलें यहाँ हो जाती हैं। तो इसको बचाना हमारा ही कर्तव्य है। इसको हम इसी तरीके से बचा सकते हैं। आज नहीं तो कल हमको इस पद्धति पे आना ही पड़ेगा। क्यों ना हम आज ही खड़े हो जाएं। तो एक 2 लाइन के साथ में मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अगर रास्ता खूबसूरत है तो पता कीजिए किस मंजिल तक जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत है तो रास्ते की परवाह हमें नहीं करनी चाहिए। तो वो मंजिल हमारी प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, ऐसी खेती जिसमें केमिकल्स का इस्तेमाल ना होता हो, उस तरफ जाने के लिए अगर हमें थोड़ा सा परेशानियाँ भी आती हैं तो हमारा उद्देश्य भला है, अच्छा है, हमारी आने वाली संतति को ज़िंदा रखने का है। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि ये ऐसी खेती है जो कि हमारी आने वाली संतति को पालेगी। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। ऐसा आज जो हम जहर खा रहे हैं, स्लो पॉइजन ले रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति को, हमें बीमार करता है और कहीं ना कहीं हमको ऐसी उस तरफ लेके जाता है जहाँ हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। हमको वापस उस पद्धति पे आना पड़ेगा जो हमारे पूर्वजों वाली पद्धति थी। और ऐसा नहीं कि उत्पादन कम होगा, उत्पादन आज टेक्निक बहुत डेवलप हो चुकी है, उत्पादन बिल्कुल भी कम नहीं होगा। निश्चित रूप से आप इस तरफ जाइए, प्रयास कीजिए, और कहीं कोई दिक्कत आती है तो हम लोग आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।